अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डिम कर दो। चलो ठीक है ऐसे। और तो नहीं आना किसी ने? तो स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव लेस टाइम। फिर हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी थोड़ा करना है, तो कोशिश करते हैं फटाफट इसको कंप्लीट करके साथ ही ऊपर जाके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा लास्ट टाइम हम लोग गायनी के सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं वन बाय वन, लेकिन आज डेडिकेटेड हमने यूट्रस के बारे में पढ़ना है। यूट्रस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेल्विक स्कैन, इसलिए इसको मैंने 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज़्यादातर पेल्विक स्कैन जब करवाने पेशेंट आता है तो आपको उसकी एनाटमी यूट्रस की और उसकी पैथोलॉजीज के बारे में ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द एनाटमी ऑफ द यूट्रस, यू शुड नो कि उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उस तरफ आ जाओ सारे, ठीक है। वो ये हो जाएगा कि उस तरफ क्लियर सामने, ठीक है। तो यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में भी आपको ये चीज़ तो बार बार बताती आ रही हूँ। यूट्रस के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज द फंडस, जो कि ऊपर फंडस डोम बॉडी बना में रहा है, एंड सेंटर में उसकी बॉडी है और नीचे उसका सर्वेक्स है। सर्विक्स। कलर आपको 3 में दिखा रहे हैं। दीज 3 कलर्स शोज द 3 पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, ग्रीन, येलो और ब्लू, ठीक है। फंडस जो है वो आप देख रहे हो डोम की तरह होती है नॉर्मली, ठीक। आगे आज हम पढ़ेंगे कि उसके अगर एबनॉर्मल कुछ शेप्स होती हैं जिसकी वजह से फंडस के अंदर डिप आ जाता है, तो उसको सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। वो डिफरेंट शेप्स हैं उसकी, वो हम अकॉर्डिंगली आज इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्सक्यूज फर्स्ट मी मैम। जी मैम हमारे पास जो लेडी डॉक्टर्स टीवीएस करती हैं आफ्टर के फोर्थ डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मैम वो इसलिए करती है हमारे पास के जो है देख सकें जो है हमारे पास यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स वगैरह को। टीवीएस का क्या लास्ट लेक्चर लिया था आपने? जी मैम। लास्ट लेक्चर में मैंने रोल ऑफ टीवीएस बताया था, सुना था? व्हाट यस इज द मैम रोल सुना था ऑफ मैम। टीवीएस, ये ठीक है। उसमें मैंने लास्ट यस टाइम मैम। आपको शायद बताया था, आपने सुना ना हो, तो उसमें मैंने कंप्लीट बताया था कि टीवीएस हम जो है क्यों करते हैं और जो है उसके इमेजेस कैसे नज़र आते हैं। हम डिटेल्ड इमेजिंग के लिए टीवीएस करते हैं, डिटेल्ड, और उसके लिए ख़ास तौर पे फॉलिकल्स को ट्रैक करने के लिए या उसके प्रॉपर साइज लेने के लिए जो ओवरीज में होते हैं ना। आप, मुझे लगता है 2-3 दफ़ा मैंने आपको लेक्चर्स में भी आवाज़ें दे के पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है लेक्चर लगा के छोड़ के चले जाते हो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ा एक्सप्लेन नो किया था। मैम, लेक्चर लगा के मैम। यहाँ मैम आपको आवाज़ एक्चुअली नहीं मेरे यहाँ आती है। सिग्नल का बड़ा इशू, आवाज नहीं आती मैम। सिग्नल्स का अच्छा बहुत मैम, इशू मैंने है मैम लास्ट मेरी लेक्चर साइड। में आपको ना टीवीएस के बारे में, टीवीएस के इमेजेस भी कुछ दिखाए थे और टीवीएस के बारे में भी मैम बताया, ठीक है। तो फौरन से सुना मैम करो। एलएमएस पे अपलोड है तो मैं उसको देख लूंगा, दोबारा पढ़ लूंगा, तो समझ ना आया वो तो पूछ साथ के लेना। साथ अपलोड होते हैं, आप शायद जो है ना आपको बाद में होश आती है, वो उसी दिन ही आपने देखा हो तो उसी दिन ही कल अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं मैम। चलो अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गए पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। देन हमारे पास उसको अगर हम कट सेक्शन में देखते हैं तो वी हैव लेयर्स, ठीक है। लेयर्स को हम लोगों ने किस तरह डिवाइड किया था, फ्रॉम आउटर से इनर की तरफ को, ठीक है। आउटर इज द पेरीमीट्रियम, देन हमारे पास मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट जो थी वो पे हमारे पास एंडोमेट्रियम थी, जो कि हमारी अल्ट्रासाउंड पे किस तरह व्हाइट कलर की लाइन नजर आती है। होती वो इस तरह की कैविटी है, बट हमें कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड होगा तो वो हमें प्रॉपर कैविटी नजर आती है। अदरवाइज ये जो लाइनिंग है हमारे पास वो एक एकोजेनिक एक लाइन नजर आती है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द यूट्रस। ये साइड्स पे हमारे पास दोनों साइड्स पे फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ये ओवरीज है, ठीक है। तो दिस इज द एनाटमी। Uterus consists of 3 layers, that is endometrium, myometrium and perimetrium. Perimetrium is the outermost layer, ठीक है। एंड जो मस्कुलर लेयर, जो ब्लैक आपको नजर आ रही है ग्रे सी, ये जो है हमारे पास मायोमेट्रियम है, और जो इनर मोस्ट दिस इज द एंडोमेट्रियम, और जो अंदर आपको कैविटी नजर आ रही है दिस इज एंडोमेट्रियल कैविटी। 3 लेयर्स याद रहेंगी।
अच्छा, अब इन तीनों लेयर्स की एक्वोजेनिसिटी कैसी होती है अल्ट्रासाउंड पे? एंडोमेट्रियम सेंट्रल लाइन होती है, वो हमें हाइपर एक्वेक नजर आएगी। हाइपर एक्वेक कैसी होती है? ब्राइट व्हाइट कलर की, ठीक है। is a central hyperechoic part of the uterus and its thickness vary in accordance to the menstrual cycle। मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस वेरी करती है, एक तो फिजियोलॉजिकली और एक पैथोलॉजिकली भी। वो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस आती हैं और पैथोलॉजिकली क्या इसमें चेंजेस आती हैं। देन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो है वो मस्कुलर लेयर है, मिडल लेयर है, इज कंपोज्ड ऑफ, आगे वो 3 लेयर है, सबसिरोजल, इंटरमीडिएट एंड कॉम्पैक्ट लेयर, जिसको हेलोसाइट भी कहते हैं। एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरीमीट्रियम, ठीक है। दीज आर द लेयर। अभी ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, हाउ द एंडोमेट्रियल थिकनेस शुड बी मेजर्ड। अगर हमारे पास 2 टाइप की विजुअलाइजेशन हो रही है, अगर हमें वहां पे या तो सिंगल लाइन नजर आ रही है तो कैसे मेजर करेंगे, या फिर उसके अंदर कैविटी के अंदर अगर फ्लूइड नजर आ रहा है तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड को हम अलग अलग मेजर करके दोनों को जो है प्लस कर देते होते हैं अगर हमें कैविटी के अंदर फ्लूइड नजर आ रहा है तो। अदरवाइज अब एक ही एक्वोजेनिक या एक ही लाइन नजर आ रही है तो हमें उसको एंटीरियर से पोस्टीरियर इस तरह यूं करके इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो तो वो हमारे पास सिंपल एक लाइन नजर आई थी, लेकिन इसके अंदर हमें ब्लैक कलर का फ्लूइड भी नजर आ रहा है। दैट मींस देयर इज अ फ्लूइड इन द एंडोमेट्रियल कैविटी। अगर इस तरह का हमें एंडोमेट्रियम नजर आ रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम या तो उसकी एंटीरियर वाली साइड जो है उसको अलग मेजर कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और पोस्टीरियर को यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ फिर हम क्या करते होते हैं, इस पूरे को मेजर करके सेंटर वाले में से माइनस कर दो, ठीक है। एक ही चीज है, लेकिन हमने करना क्या है, हमने ये वाला एरिया जो है कैविटी का इसको एक्सक्लूड करना है। हमने ये जो ऊपर ये वाली लेयर है ये वाला, और ये जो पीछे थिकनेस है ये वाली लेयर को जो है वो मेजर करना होता है। फिर मैंने डिफरेंट शेप्स आपको बताई थी कि यूट्रस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक। वो अभी हम पढ़ते हैं यूट्रस की पोजीशंस के अकॉर्डिंगली। एक होती है यूट्राइन वर्जन और एक होती है यूट्राइन फ्लेक्शन। यूट्राइन वर्जन क्या है, इट इंडिकेट्स द एंगल बिटवीन द विजाइना एंड द सर्विक्स। विजाइना जो हमारा है और सर्विक्स है उसके दरमियान जो एंगल बनेगा, अगर वो एंगल एंटीरियर है या पोस्टीरियर है या रीट्रो है, उस एंगल को हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंगली शेप को देखते हुए उसका नेम देंगे, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि यूट्राइन वर्जन, दैट मींस दैट इज द एंगल बिटवीन द विजाइना एंड द सर्विक्स, ठीक। और अगर हम कह रहे हैं यूट्राइन फ्लेक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन द सर्विक्स एंड द फंडस। अगर नहीं याद हो रहा तो वो देखो, वर्जन बी है, बी से याद कर लो, वर्जन विजाइना एंड द सर्विक्स, ठीक है। फ्लेक्शन एफ है, इज अ सर्विक्स एंड द फंडस एफ, ठीक है। फंडस से न्यू याद कर लो, इट्स एन एंगल। अब डिफरेंट टाइप की पोजीशंस हैं। जो नॉर्मल पोजीशन होती है, जो नॉर्मल हम लोगों को ये क्या यूरिनरी ब्लैडर और उसके पीछे इस तरह का यूट्रस नजर आता है, दिस इज एंटीवर्टेड यूट्रस। एंटीवर्टेड, वर्टेड मींस वर्जन इसके अंदर आ गया। वर्जन इज द एंगल बिटवीन द cervix and the vagina. So uterus is anteverted when the fundus of the uterus is close to the abdominal wall and cervix is away from it, ठीक। अब फंडस जो है वो हमारा किधर है, ऊपर थोड़ा नजदीक एब्डोमिनल वॉल, और सर्विक्स थोड़ा अवे है, ठीक है। अगर इस तरह जो नॉर्मली ज्यादातर हमें यूट्रस इस तरह नजर आता है, ये ऊपर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और पीछे हम ट्रांसफर सॉरी लॉन्गिस्टल में हमें यूं यूरिनरी ब्लैडर के पीछे नजर आएगा फंडस बिल्कुल अटैच। तो दिस इज द पोजीशन दैट इज नोन एज एंटीवर्टेड यूट्रस, क्लियर। Then retroverted uterus when the fundus is away from the abdominal wall, ठीक है। पीछे के अंदर क्या था, it's towards the abdominal wall, तो वो anteverted था। और retro है पीछे की तरफ को है, ये away from the abdominal wall and the cervix is close to it, that is known as retroverted। फिर आगे मिड पोजीशन या एक्सियल। अब इसके अंदर क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, ये फंडस ये सर्विक्स। when both fundus and cervix at equal distance from the abdominal wall, ये abdominal wall और दोनों equal distance है, यहाँ से ये abdominal wall का distance इतना, इस cervix, दोनों equal आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ रहे थे कि ये अगर लाइंस में ये करो ना, ये फंडस अवे चला गया, नीचे तक चला गया, पीछे ही चला गया, और सर्विक्स ऊपर आ गया, ठीक है, ठीक है। जो सर्विक्स अगर नजदीक आ गया तो रिट्रोवर्टेड, और अगर सर्विक्स दूर चला गया तो एंटीवर्टेड, ठीक है। और अगर दोनों एक ही जगह पे हैं तो मिड पोजीशन या एक्सियल, ठीक है। ये डायग्राम, इससे आपको पोजीशंस और नेम्स याद होंगे। नंबर 1 इज द एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स, ठीक है। ये मैं इस तरह के डायग्राम्स बनाने को दे दूं, यहाँ पे इस पेंसिल से आपने सिर्फ इसको ड्रॉ करना है रफली, ये पोजीशन है,
या एमसीक्यू में दे देती हूँ कि ये पोजीशन दे दिया, बताओ ये पोजीशन कौन सी है, एंटीवर्टेड है, एंटीफ्लेक्स है, ये सारी पोजीशन। तो एंटीवर्टेड क्या था, जो फंडस इज क्लोज टू द एब्डोमिनल वॉल, आगे की तरफ को है इसका फंडस यूं करके, ठीक है, एब्डोमिनल। एंटीवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स, रिट्रोफ्लेक्स जब आ गया, रिट्रो बैक साइड पे आ गया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ को हो गया। देन हमारे पास रिट्रोवर्टेड रिट्रोफ्लेक्स, वर्जन भी इसका देख रहे हो और फ्लेक्शन भी देख रहे हो। एंगल हमने फ्लेक्शन में क्या कहा था, एंगल इज द फंडस और सर्विक्स के दरमियान, दूसरा सर्विक्स और वजाइना के दरमियान, ठीक है। एक वर्जन है, एक फ्लेक्शन है, दोनों रिट्रो हैं बैक साइड पे। रिट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स ये पोजीशन है, ठीक है, डिफरेंट पोजीशंस हैं। अब ठीक है, ये हमने पोजीशंस याद कर ली, कुछ नॉर्मल हैं, ये सारी नॉर्मल ही हैं, लेकिन हमारे पास नॉर्मल वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं, किसी के अंदर इस तरह की होगी, किसी के अंदर इस तरह की होगी, जिस तरह हमने किडनी में पढ़े थे। इसी तरह इसके अंदर भी हम लोग की डिफरेंट शेप्स हैं जो कि हैं नॉर्मल, लेकिन लगती हम लोग को अल्ट्रासाउंड के ऊपर नॉर्मल नहीं है। मोस्टली नॉर्मल क्या होती है, एंटीवर्टेड, ठीक है, एंटीवर्टेड यूट्रस होता है। अब हमारे पास ये हमारे कुछ साइजेस हैं यूट्रस की। अब अकॉर्डिंग टू द एज, जिस तरह मैंने बताया था, और अकॉर्डिंग टू जिस तरह मीनोपॉजल के अंदर डिफरेंट हो जाती हैं, बच्चों के अंदर डिफरेंट होती हैं, न्यूनेट्स के अंदर, इनफर्टाइल के अंदर, नेलीपेरस के अंदर, पेरस के अंदर, मल्टीपेरस के अंदर डिफरेंट इसके अंदर शेप्स होती हैं, और डिफरेंट शेप्स की वजह से डिफरेंट उनके साइजेस होंगे, ठीक। अब न्यूनेट्स क्या होते हैं, इज अ चाइल्ड अंडर 28 डेज ऑफ एज, ठीक है, 1 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको न्यूनेट कहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, अगर हम उसके मेजर करते हैं यूट्रस को, तो उसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स इज डोमिनेंट एंड फंडस रेशियो इज 1:2, ठीक। इन्फेंटाइल कौन सी एज होती है, अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 1 ईयर की एज को हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, लेंथ शुड बी 2.5 से 3 सेंटीमीटर, ट्यूबुलर एंड देन फंडस, ये पूरे ट्यूबुलर इसका यूट्रस होता है, ट्यूब की तरह हमें इन्फेंट्स में नजर आएगा। फिर हमारे पास प्री प्यूबर्टल जो यूट्रस है उसके ये शेप्स और साइजेस हैं। प्यूबर्टी के अंदर डिफरेंट लेंथ और शेप इसके हैं। नलीपेरस मैंने बताया था, वुमेन हु हैज नेवर गिवन बर्थ, नलीपेरस, ठीक है वो। और मल्टीपेरस नेम से बता रहा है जिसने एक से ज्यादा बर्थ जो है ना बेबी को दी है, उसके अंदर यूट्रस के साइज डिफरेंट होंगे, नलीपेरस में डिफरेंट होंगे, इन्फेंट्स में डिफरेंट होंगे। फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट मीनोपॉजल यूट्रस डिफरेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर लेंथ कैसी होती है, उसके अंदर एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है यूट्रस की, और यूट्रस का साइज भी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। नहीं, बस ऐसे ही मैंने लिखी है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए ही है ना, ये याद करनी है आपने, बस ये याद रखो आप लोगों को। देखो मल्टीपेरस के अंदर इसका यूट्रस का साइज लेंथ ज्यादा है, ठीक है, और इस पोस्ट मीनोपॉजल के अंदर कैसे डिक्रीज हो गई है, ठीक है। लेंथ वगैरह जरूर याद किया करो इनकी। एक जगह एक टेबल बना लो, 4 का टेबल बनाओ, इसको याद करना आसान होता है, जहाँ पे ज्यादा वैल्यूज हो उनका टेबल बना लिया करो, कंपेयर करना इजी हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, always remember that anything which is bright and centrally located is endometrial in origin. We all know endometrium is hyperechoic white line centrally located in the। अच्छा, अब एंडोमेट्रियल की थिकनेस पे आ जाओ। जिस तरह मैंने बताया था वेरी करती है थिकनेस, फिजियोलॉजिकली भी और पैथोलॉजिकली भी। अब फिजियोलॉजिकली उसमें कोई पैथोलॉजी तो है नहीं, लेकिन वो चेंज तो होती है ना। फिजियोलॉजिकली किस तरह वो चेंज हो सकती है उसकी थिकनेस, वो हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स की होती है। एक वेरी करती है डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, ठीक है, स्क्रीटरी फेज के अंदर उसका और साइज होगा, उसके एंडोमेट्रियल थिकेंड हो जाएगी, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर, अर्ली मेंस्ट्रुअल के अंदर, ठीक है, डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो स्टेजेस हैं, साइकिल हैं, उसके अंदर जो है ये पैथोलॉजी तो नहीं है, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है। दूसरी फिजियोलॉजी क्या है, इन अर्ली प्रेगनेंसी, जो कि मैंने बताया कि अर्लीस्ट प्रेगनेंसी साइन क्या था, डेसिडुअल रिएक्शन। उसमें क्या होता था, डबल हो जाती है, डबल रिंग बनता है, इसको डबल लाइनिंग, डबल साइन जो कहते हैं। सो डेसिडुअल दो जो अगर हमें रिंग नजर आ रहे हैं, 2 लाइनें नजर आ रही हैं एंडोमेट्रियम की, एक अंदर और एक बाहर, 2 एकोजेनिसिटी से, एक थोड़ी ब्राइट एक कम, तो दैट इज द डेसिडुअल रिएक्शन, ठीक है। और वो किसका अर्लीस्ट साइन है प्रेगनेंसी का। अगेन इसकी थिकनेस चेंज हुई है, ठीक, वो क्या है, फिजियोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि पैथोलॉजी नहीं है। एक प्रेगनेंसी के अंदर और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है डिफरेंट, उससे जो एंडोमेट्रियल की थिकनेस है वो वेरी करती है। अच्छा, पैथोलॉजिकली क्या हो सकती है कोई भी पैथोलॉजी जो कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस को वेरी कर सकती है, उसके अंदर नंबर 1 है एंडोमेट्रियल
थिकेंड एंडोमेट्रियल पॉलिप कॉजिंग ब्लीडिंग पर वजाइना, पॉलिप्स बन जाते हैं। पॉलिप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से आउट पाउचिंग होती है सॉफ्ट टिश्यू की, और वो स्किन के साथ ही अटैच होते हैं। ठीक है, स्किन की ये समझो स्किन है, स्किन के साथ ही बाहर की तरफ को एक बल्ब सा बना हुआ है, लेकिन है वो सॉफ्ट टिश्यू का ही। तो वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बन जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से पॉलिप्स बने हुए हमें एंडोमेट्रियल थिकेंड नजर आती है। अगर एक पैथोलॉजी कॉजेज ऑफ द थिकन एंडोमेट्रियम, ये सारी जो है ना ये पैथोलॉजी की जो वजह से हमें इस तरह नजर आ सकती है उसकी थिकन। नंबर 1 इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस। ओवरीज के अंदर सिस्ट है, लेकिन उसकी वजह से हमें एंडोमेट्रियम थिकन नजर आ सकती है। इट्स अ पैथोलॉजी। ठीक, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक, उसके सेल्स हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो गए हैं उसके अंदर। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन, ठीक, या फिर उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है कभी समटाइम्स जो डिलीवरी हुई उसके बाद जो है उसका मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज की वजह से उसके अंदर कुछ ना रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए। ठीक है, डीएनसी करवाई उसकी, ठीक है, उसके कुछ चीज़ें उसके बेबी की फिटस के कुछ जो है ना पार्ट्स रह गए वहाँ पे। ठीक, वो कुछ रिटेन प्रोडक्ट छोटे छोटे से उसमें रह गए, उसकी वजह से उस पर जो है ना आपको एंडोमेट्रियल जो है ना थिकेंड नज़र आ सकती है। देन है हमारे पास ये, अगर एंडोमेट्रियम की कोई अंदर कार्सिनोमा है तो वो भी उसकी वजह से भी हमें एंडोमेट्रियम थिकेंड नजर आएगी। पेशेंट हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 4 कंडीशन। ठीक है, नंबर 1 इज द एस्ट्रोजेनाइज एंडोमेट्रियम इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, रिटेन प्रोडक्ट एंड सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉजिंग मेनोरेजिया, सी एंडोमेट्रियम यूजुअली सीन इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। ठीक है, ये किन किन के अंदर क्या क्या होते हैं ये आगे भी अभी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आपके पास है और वो कंप्लेन के साथ आ रही है, ब्लीडिंग कंप्लेन है उसको, ठीक है, पोस्ट मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल में तो हमको पता है ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन वो कंप्लेन के साथ आई है कि उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, उसके कार्सिनोमा कैंसर बन सकता है उसके, जिसकी वजह से वो ब्लीड कर रही है। ठीक है, ये यूट्रस, यूट्रस के अंदर व्हाट इज दिस व्हाइट कलर, एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है, क्या है इसके अंदर क्या नहीं, ये क्या है ये, बट ये देखो ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, यहाँ पर हमें कुछ नजर आ रहा है इसके अंदर। क्या चीज मुझे इस पर क्लियर नजर नहीं आ रहा, क्या हो सकता है? बट ये एंडोमेट्रियम में नहीं है। डोंट कंपेयर इट विद गैस्ट्रेशनल सैक। अगर ये यहाँ भी होता तो आप कह सकते थे गैस्ट्रेशनल सैक है, इसके अंदर फीटस है, ठीक है, लेकिन वो एंडोमेट्रियम कैविटी के अंदर ही आएगा ना, आपके मसल के अंदर तो नहीं यहाँ पे। दिस इज हेमरेजिक सिस्ट, ठीक है, ये प्रॉपर सिस्ट नहीं है, प्लेन सिस्ट नहीं है, जो अगर होती तो वो एनेक्वेक होती बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि सिस्ट के अंदर आपको डेब्रीज या और इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। दैट मीन्स इसके अंदर हेमरेज हुआ हुआ है, दिस इज हेमरेजिक सिस्ट। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम इस सिस्ट की वो इनहेंसमेंट ही नहीं है, पोस्टीरियर एक्सिस्टिक इनहेंसमेंट? इसीलिए नहीं है ना कि ये जो है इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कोई, अगर बिल्कुल क्लियर एनेक्विक होता तो पोस्टीरियर हमें एनहांसमेंट नजर आती है। ओके मैम। जितना ज्यादा फ्लूइड होगा उतनी कुछ हमें थ्रू ट्रांसमिशन होगी, इसके अंदर फ्लूइड कम है और सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा। अब आ जाओ डिफरेंट कंप्लेंट्स, डिफरेंट हिस्ट्री, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपके पास पेशेंट इसके साथ आ रहा है तो क्या हो सकता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, ठीक है, ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग, पेशेंट आपके पास आया, हिस्ट्री उसकी है इरेगुलर ब्लीडिंग की और स्पॉटिंग विद ग्रेट इंटरवल, देन क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियम इज एस्ट्रोजेनाइज्ड इन पीसीओ। पीसीओडी क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है, इसके अंदर जो है पेशेंट आप जब स्कैन करते हो, इरेगुलर ब्लीडिंग है, उसको आप उसका स्कैन कर रहे हो या उसको इरेगुलर ब्लीडिंग है या फिर उसको इरेगुलरिटी है, स्पॉटिंग के साथ कभी कभी स्पॉटिंग हो रही है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, इरेगुलरिटी है। ठीक, अब अगर आपके पास ये पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आया, आपने उसका अल्ट्रासाउंड किया, आपको उसकी ओवरीज में सिस्ट नजर आई है, कंफर्म पीसीओ। ठीक है, पीसीओस के अंदर ये प्रॉब्लम आता है, कभी होता है कभी नहीं, कभी 2-2 महीने नहीं है, कभी 3-3 महीने नहीं, कभी एक ही महीने में 2 दफा, कभी स्पॉटिंग, कभी ये, इस तरह की इरेगुलरिटी जो है वो पीसीओस के अंदर जो है ना मोस्ट प्रोबेबली, तो आपके फॉरन माइंड में आएगा कि ये अगर ये कंप्लेन के साथ आ रहा है, इरेगुलरिटी है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको ओवरीज के अंदर सिस्ट नजर आ रही है, दैट मीन्स इसको पीसीओस है।
दूसरी कंप्लेन है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ मेनोरेजिया। मेनोरेजिया क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है ड्यूरिंग मेंसेस। देन क्या हो सकता है? इट इज ड्यू टू द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अगर आप उसको देखो एंडोमेट्रियल थिकन नजर आएगी, उसमें हाइपरप्लेजिया नजर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द चांस कि आप पेशेंट कंप्लेन के साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो उसकी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यूज क्वेश्चन है कि पेशेंट कंप्लेन्स विद द मेनोरेजिया क्या चांस हो सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें 4 लिख दूंगी, हाइपरप्लेजिया, पीसीओस और 2-3, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द हाइपरप्लेजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इरेगुलरिटी ड्यू टू पीसीओस। देन हमारे पास आ गया रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसप्शन। पेशेंट गिव हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी विद ब्लीडिंग। अब पेशेंट क्या है? प्रेग्नेंट था लेकिन उसको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स मिसकैरेज हो गया उसका, और क्या उसके रिटेन प्रोडक्ट्स उसमें रह गए हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करोगे उसको ब्लीडिंग तो है ही, साथ में आपको उसके अंदर छोटे छोटे उसके गैस्ट्रेशनल सैक के अंदर फीटस के पार्ट्स नजर आएंगे, दैट मीन्स उसके फीटस जो है वो उसका अबॉर्ट हो गया वो। फिर आ गया पेशेंट इज पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल की एज है एंड कंप्लेन्स ऑफ सडन स्टार्ट ऑफ द ब्लीडिंग। अभी मैंने पीछे बताया, तो क्या चांस है उसके? विदाउट एनी कंप्लेन ऑफ पेन देन देयर आर मोर चांसेस ऑफ सीए एंडोमेट्रियम। पोस्ट मेनोपॉजल कंप्लेन्स ऑफ ब्लीडिंग, कार्सिनोमा, ठीक है। And then last one is the beside these 4 conditions there is another condition in which the endometrium grows into the uterine cavity and that is the endometrial polyps। जो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिप्स ऐसे बाहर की तरफ को छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं, हमें नजर आते हैं इस तरह के, जिस तरह स्टोन्स होते हैं, बट स्टोन ज्यादा एक्वोजेनिक होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज की तरह गोल गोल से हमें, बट ये दीज आर स्किन के साथ अटैच होते हैं। समझ आ गई? दीज आर कंप्लेन्स। मतलब ग्रेट इंटरवल बताया ना, 2-3 महीने नहीं पेशेंट कंप्लेन के साथ आ रहा है कि मुझे रेगुलरिटी नहीं है। कभी होते हैं तो 3 महीने नहीं मुझे मेंसेस हो रहे, कभी होते हैं तो 1 ही महीने में 2 दफा हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं तो 15 दिन बाद हो जाते हैं, कभी रेगुलरिटी नहीं है, या हो रहे हैं तो स्पॉटिंग कभी होती है, कभी बहुत फ्लो हो जाता है, कभी इस तरह, मतलब प्रॉपर नहीं है, उसको रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है। तो वो कोई भी कंप्लेन हो सकती है इसके अंदर इरेगुलरिटी की, तो दैट इज द चांस ऑफ पीसीओस। पीसीओस के अंदर इस तरह वो प्रॉब्लम होती है। और पीसीओस जो है ना क्या नजर आएगी अल्ट्रासाउंड पे? हमें ओवरीज के अंदर उसकी पेरिफेरी के अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट नजर आएगी, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिप है जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टोन की तरह गोल सा छोटा सा होगा, दिस इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल पॉलिप। ये आपको इस तरह का छोटा गोल सा पॉलिप नजर आता है, ठीक है। अच्छा, नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट इज इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा नजर मैम आता है। मैम तो वॉल के साथ ही अटैच होता? एंडोमेट्रियल वॉल के साथ ही अटैच है। ये ऊपर वाली देख रहे हो, ये नीचे वाली के साथ ओके एंडोमेट्रियल पॉलिप है ना, तो ठीक है मैम। एंडोमेट्रियल किस वॉल के साथ अटैच करना है इसको? एंडोमेट्रियल पॉलिप, तो एंडोमेट्रियम के साथ ही है, बिल्कुल वॉल के साथ अटैच है, इंटीरियर वॉल के साथ। तो स्टीरियर इसकी वॉल बिल्कुल फ्री है, देख रहे हो इसके अंदर। ओके, देन वी हैव अ नेबोथियन सिस्ट। नेबोथियन सिस्ट कॉमनली पाई जाती है, बिनाइन होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें पेशेंट की। नेबोथियन सिस्ट आर एनेक्विक लीजन ऑफ वेरिएबल साइज सीन इन द सर्विक्स ड्यू टू क्रॉनिक सर्विसाइटिस एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्विक्स। ये कॉमनली हमें पाई जाती है इसके अंदर नेबोथियन सिस्ट। सर्विक्स के अंदर एनेक्विक छोटी सी अगर सिस्ट नजर आ गई, दैट इज नेबोथियन सिस्ट, बस, ठीक है। बस उसकी पोजीशन पता है, सर्विक्स के अंदर एनेक्विक सिस्ट, दैट इज नेबोथियन सिस्ट, और ड्यू टू द सर्विक्स इन्फेक्शन ये नेबोथियन सिस्ट हो जाती है। दूसरी सिस्ट हमारे पास है बार्थोलिन सिस्ट। ये क्या होती है? these Bartholin glands are located at the entrance to the woman's vagina, one on each side. Bartholin glands can be itchy and painful. Cause include bacteria. अब ये बैक्टीरिया की वजह से, E. coli की वजह से वहाँ पे सिस्ट हो जाती है, और किस जगह पे? ये वजाइना के बिल्कुल कह सकते हैं कि एंट्रेंस ऑफ द वुमेन्स वजाइना, वहाँ पे अगर सिस्ट मिल रही है दैट विल बी बार्थोलियन सिस्ट, और अगर सर्विक्स में मिल रही है तो दैट इज नेबोथियन, ठीक है। Treatment options vary, including more home remedies like sitz baths with warm water and Epsom salt as well as surgery, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट को कहते हैं कि आपने जो है हॉट वाटर मतलब के अंदर जो है ना उसके अंदर बैठना है, उसके अंदर इसकी सिस्ट है और ड्यू टू इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो इससे उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। Then we have Gardner duct cyst. ये क्या होती है? Sometimes incorrectly referred to as a vaginal inclusion cyst, is a benign vaginal cyst lesion that arises from the Gardner's duct, which is vestigial remnant of the
mesonephric duct in the female at the time of reproduction। जब फीमेल के जो बेबी होता है फीटस के टाइम पे, जब ये बन रहा होता है, यूट्रस बन रहा होता है, उस टाइम पे ये जो डक्ट है ये प्रॉपर्ली बनती नहीं है, इनकरेक्टली जो है ना रेफर टू वजाइना इंक्लूसिव। तो वो सिक हम लोग को वजाइना के स्टार्ट में एक सिस्ट बन जाती है। अगर थोड़ी सी बड़ी सी नजर आ रही है दैट इज गार्टनर डक्ट से डक्ट की तरह होती है। अगर छोटी सी सिस्ट वजाइना के एंट्रस में नजर आ रही है दैट इज बार्थोलियन सिस्ट। अच्छा, अब मेजरमेंट्स हैं। 3 मेजरमेंट्स ऑफ द यूट्रस, ऑलवेज टेक 3 मेजरमेंट। जब भी आपने मैम गार्डनर सिस्ट डक्ट दोबारा बता दें। एक जो है ना एपी डायमीटर उसका लेना है, और एक जो है फिर हम लोग उसको एक्सियल जो है ना उसकी रोटेशन करते हुए उस वक्त उसकी मेजरमेंट लेते हैं। 3 मेजरमेंट हमेशा लेनी होती है। जिस तरह एक्सट्रास लेने हैं तो 2 व्यूज हमेशा लेने हैं, और अगर ये लेनी है तो इसमें 3 मेजरमेंट्स लेनी है। ये सिस्ट का मैं बता रही हूँ कि वजाइना के बिल्कुल अंदर आपको वजाइना के एक तो बिल्कुल एंट्रेंस पे एक सिस्ट मिलेगी, एक हमारे पास डक्ट की फॉर्म में ये हमारे पास गार्टनर डक्ट होती है, जो कि फीटस लाइफ के अंदर जो हमारे पास फीमेल्स के अंदर वेस्टिजियल रेमिनेंट है। वेस्टिजियल रेमिनेंट क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पेल्विक के बन रहे हैं उसका रेमिनेंट है, ठीक है। वो जिस तरह अपेंडिक्स है ना हमारी बॉडी में, दैट इज ऑल्सो वेस्टिजियल रेमिनेंट। पड़ा हुआ है बट उसका कोई रोल नहीं है, हमारी कोई उसका फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर उसका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो जो है इन्फेक्शन हो जाए तब वो प्रॉब्लम करती है, अदरवाइज हमारी बॉडी में अगर अपेंडिक्स पड़ी है तो वो कुछ कहती ना ही उसका कोई फंक्शन है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका वेस्टिजियल रेमिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डक्ट जो है ना इसके अंदर पेल्विक के अंदर हमारे पास गार्टनर डक्ट होती है। अगर इसके अंदर फ्लूइड या सिस्ट अगर हमें नजर आ रही है तो दैट इज द गार्टनर डक्ट सिस्ट, और वो वजाइना के अंदर हमें इस तरह की नजर आएगी, ठीक। 3 मेजरमेंट्स ले ली, ये एक मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट, ये लॉन्गिट्यूडिनली दोस्त ले ली, और एक हमने ट्रांसफर्स करके ट्रांसफर्सली हमें एक मेजरमेंट ट्रांसफर स्कैन में ले ली। इसी तरह प्रोस्टेट की जब मेजरमेंट लेनी होती है, प्रोस्टेट का वॉल्यूम लेना होता है ना, तो प्रोस्टेट की भी इसी तरह हम लोग 2 इमेजेस ले लिए साइड बाय साइड, ट्विन व्यू बना के। ट्विन व्यू हम स्क्रीन के ऊपर अभी देखेंगे कि साइड बाय साइड जो है ना इसके ऊपर एक तरफ हम एक इमेज सेव कर लिया, कह फ्रीज कर लिया, और साथ ही फिर दूसरा इमेज बना के उसको फ्रीज कर लिया। हम एक ही रिपोर्ट एक ही प्रिंट के ऊपर 2 इमेजेस ला सकते हैं, एक उसको लॉन्गिट्यूडिनल कर लिया और एक उसको एक्सियल कर लिया, और 3 उसके हम लोगों ने मेजरमेंट्स ले ली। IUCD क्या था? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या होती हैं? ये हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर बहुत कैल्सीफाइड नजर आती हैं। ये जिस तरह ये नजर आ रही है इस तरह की एंडोमेट्रियम नहीं होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम इतनी ब्राइट नजर नहीं आती है, तो दैट मीन्स ये कोई IUCD है, एक्सटर्नल हमारे पास कोई डिवाइस यूज की हुई है। तो IUCD कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कैल्सीफाइड एंडोमेट्रियम। हाँ, कैल्सिफिकेशन अगर एंडोमेट्रियम में है देन हमें उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे? बाय लुकिंग एट द सरफेस, and the surface of the calcified endometrium is irregular and calcified portion is bony white, whereas the IUCD has smooth surface and has entrance exit echo। दोनों का डिफरेंस पता चल गया, बोथ आर वाइट, बोथ आर एकोजेनिक। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये IUCD इम्प्लांट हुआ हुआ है इसके अंदर या फिर कैल्सिफिकेशन है एंडोमेट्रियम की? तो अगर इरेगुलरिटी है तो वो हमारे पास कैल्सिफिकेशन है उसकी, और अगर बिल्कुल स्मूथ हमें पता चल रहा है कोई डिवाइस है, बिल्कुल एक स्ट्रेट सी हमें स्मूथ सी सरफेस नजर आ रही है और ब्राइट कलर की नजर आ रही है विद द पोस्टीरियर शैडोइंग, क्योंकि हमें ये जो है मेटालिक होता है ये, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है, और उसके पीछे हमें शैडो भी नजर आता है, तो दैट इज IUCD। अब ये यूट्राइन एनामलीज हमारे पास डिफरेंट हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, ड्यू टू मतलब उनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, और शेप्स किस तरह डिफरेंट होती हैं? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट normally occurs between the 6th and the 11th week of gestation to form the uterus। यूट्रस जब बनता है फीटस लाइफ के अंदर तो 6 से 11 वीक के अंदर यूट्रस बेबी गर्ल का बन जाता है, ठीक है। यूट्रस लाइफ, ठीक, जब बेबी गर्ल मतलब होती है तो उसका 11 से 6 से 11 वीक के अंदर यूट्रस बनता है ड्यू टू द मलेरियन डक्ट की फ्यूजन की वजह से। अब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब, सर्वेक्स, यूट्रस, ये सारे पार्ट्स उसके बन जाते हैं। एनी डिसरप्शन ऑफ द मलेरियन डक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस कैन रिजल्ट इन ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम ऑफ द कंजेनिटल डिजीजेज या कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। अब ये फीटस लाइफ के अंदर ही उसकी फ्यूजन नहीं हुई है, कोई डिस्ट्रप्शन हो गई जिसकी वजह से उसकी डिफरेंट शेप्स हमें नजर आएंगी। क्या है वो? अच्छा, यूट्राइन malformation result from partial या complete failure of the 3 mechanism either separately or combined।
अब फेलियर हुआ है पार्शियल या कंप्लीट हो सकता है, या एजेनेसिस हो गया है, या फ्यूजन हुआ है, या रिजॉर्प्शन हुआ है। इन तीनों की वजह से जो है हमारे पास उसकी डिफरेंट शेप्स नजर आएंगी यूट्रस की। अगर एजेनेसिस हुआ है तो एजेनेसिस की वजह से क्या होगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, और हमें एक कॉर्ना यूट्रस का नजर आएगा, या यूट्रस ही नजर नहीं आएगा, एजेनेसिस है, ठीक है, या फिर एक पार्ट नजर आएगा। दो कॉर्नर्स होते हैं ना यूट्रस के, तो यूनिकॉर्नोइड बन जाएगा एक ड्यू टू एजेनेसिस। एंड अ फेलियर टू फ्यूजन गिव्स राइज टू द यूट्राइन डायडेल्फिस या बायकॉर्नोइड यूट्रस। दो कॉर्नर्स होते हैं लेकिन हमें बीच में सेप्टेशंस नजर आएंगी, अगर यूं सेंटर में, और आगे बिल्कुल एक ही है, आगे मैं शेप्स दिखाती हूँ आपको, फिर समझ आएगी पिक्चर के अंदर कि बायकॉर्नोइड कैसे होंगे और यूनिकॉर्नोइड कैसे होंगे। Uniconvert due to agenesis and biconvert या didelphisis due to the fusion, failure to the fusion. And last है resorption है, as a septated uterus is due to the failure of resorption। अगर complete septation नजर आ रही है यूट्रस के अंदर, दो अलग अलग बॉडी मतलब नजर आ रही है हमें, सर्वेक्स एक है, दो अलग अलग बॉडीज नजर आ रही है ऊपर से, that is a septate uterus जिसमें septation हुई है, and that is due to the resorption। ठीक है, ये तीन जो है हमारे पास मैलफॉर्मेशन हैं जिनकी वजह से डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। अब आज वन बाय वन इनकी शेप्स देखते हैं। नंबर 1 इज द आर्कुएट यूट्रस। ये आर्कुएट यूट्रस अगर आप देखो तो फंडस ऊपर से ऐसे हमारे पास जो है वो डोम बनाता है, लेकिन आर्कुएट के अंदर आर्च बन जाती है, देख रहे हैं नीचे की तरफ को यूं, ठीक है, ये डिप सा एक बनता है लेकिन स्लाइटली डिप होता है, ये पूरा उसको सेप्टेशन नहीं उसके अंदर होती, ठीक है, कंप्लीट नहीं होता सेप्टेटेड, ये स्लाइटली डिप होता है। आर्कुएट आर्च बनाता है। अ नॉर्मल एक्सटर्नल यूट्रस, ये नॉर्मल ही होता है, इसके अंदर कोई भी ऐसा चांसेस नहीं है कि जो पेशेंट है उसको कंसम्पशन में प्रॉब्लम हो, या फिर उसके अंदर जो है मिसकैरेजेस के चांसेस हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। पेशेंट कंसीव भी नॉर्मली कर सकता है और उसके अंदर मिसकैरेजेस के भी चांसेस नहीं होते हैं, स्लाइड डिप होता है बस फंडस के अंदर, ठीक है। सेकंड इज द सेप्टेट यूट्रस। इसके अंदर जो है ना पेशेंट के अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर वो कंसीव कर लेती है लेकिन बार बार उसको मिसकैरेज हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर पेशेंट कंसीव कर रहा है और उसका जो इम्प्लांटेशन है वो इम्प्लांट कहीं यूट्रस में कहीं भी किसी वॉल के साथ होगी ना आके, लेकिन वो क्या होता है यहाँ पे हमें यहाँ सेप्टेशन के ऊपर, यहाँ सेप्टा के ऊपर आके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हम जब जहाँ पे भी इम्प्लांट होगा और वहाँ पे प्लेसेंटा बनेगा और फीटस ने सारा का सारा अपना ब्लड, अपना सारा एक्सचेंज ऑक्सीजन मदर से लेनी होती है, तो वो क्या करेगा, वो सारा यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहले ही कम है सेप्टेशन के ऊपर, तो वो मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, वो यहाँ से डिस्पैच होकर जो है वो मिसकैरेज हो सकता है अगर वो सेप्टेशन प्रॉपर सेप्टा के ऊपर आके इम्प्लांट होता है। तो सेप्टेट यूट्रस अगर शेप है तो इसमें चांसेस होते हैं मिसकैरेजेस के, ठीक है। यूट्राइन septum is a band of fibrous tissue that partially or completely divides the uterus, usually without a good blood supply, ठीक है, इसी वजह से miscarriages होते हैं। If a fertilized egg implant on the septum, the placenta is unable to grow properly and miscarriages likely। तो दो टाइप के होंगे, या पार्शली या कंप्लीट सेप्टा। ये पार्शियल है, कंप्लीट आपको दो अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो जाएगा। बायकॉर्नोइट हमारे पास ये शेप होती है, शेप देख रहे हो, दो कॉर्नर्स बन गए हैं, एक ये बन गया एक ये बन गया, ठीक है। ये हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह की बायकॉर्नोइट नजर आएगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चांसेस पेशेंट कंसीव भी कर सकेगा, लेकिन चांसेस होते हैं प्री टर्म लेबर के, फीटस बहुत अपने टाइम से पहले यहाँ तो लेबर उसकी हो जाएगी, ठीक है, प्री टर्म लेबर उसको कहते हैं, या फिर उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो गया, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, 3 मंथ्स हुए, 3 मंथ्स के बाद जो है मिसकैरेज हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर यूट्रस इस टाइप का और पेशेंट को बार बार ये कंप्लेन हो रही है मिसकैरेजेस की, तो डैट मीन्स उसके यूट्रस की कंजेनिटली शेप इस तरह की है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। तो कंप्लीट बायकॉर्नोइट हो सकता है या पार्शियल बायकॉर्नोइट हो सकता है। इसके अंदर जो चीज़ याद करने वाली है, दिस इज द रिस्क ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, इसमें चांसेस होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस चांसेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर गया 3 महीने, और जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ, 3 महीनों का ट्राइमेस्टर होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने, और 9 महीने टोटल और 3 ट्राइमेस्टर्स, ठीक है। तो पहला ट्राइमेस्टर बेबी की सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी डेवलप हो रहा होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी वेट गेन कर रहा होता है, उससे बड़ा हो रहा होता है, उससे उसके ऑर्गन्स बन गए होते हैं सारे, ठीक हो गया।
अच्छा, यूनिकॉर्नेट, डायडेल्फिस, एजेनेसिस, हाइपोप्लास्टिक, यूनिकॉर्नेट, ये यूनिकॉर्नेट है जो मैं मेन याद करने वाली 4 पॉइंट्स है। यूनिकॉर्नेट जिसके अंदर एक ही कॉर्ना बना, इसके अंदर भी चांसेस होते हैं पेशेंट के कि क्या होता है कि वो कंसीव कर सके और जो है बेबी जो है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन इसमें चांसेस कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसकी एक फेलोपियन ट्यूब होगी, एक ही साइड, एक ही है, यूनिकॉर्ना है ना। तो क्या होता है आपको पता है कि जब भी ओवुलेशन होती है हमारे ओवरीज के अंदर, एक महीना एक ओवरी में ओवुलेशन होती है, अगला महीना दूसरी में, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि जिस टाइम उसने कंसीव करना था उसका जो ओवुलेशन थी वो मतलब कि उस जो एक साइड के कॉर्नर है ना, एक साइड की फेलोपियन ट्यूब, एक ही ओवरी होगी उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, उस टाइम पे ओवुलेशन ही नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये मसला इसमें से आ सकता है। अदरवाइज उसने कंसीव कर लिया, इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर, तो ग्रो करेगा प्रॉपर फीटस। डायडेल्फिस के अंदर क्या होगा, ये देख रहे हो, इसके अंदर पूरी बॉडी भी अलग, सर्वेक्स भी अलग, ठीक है। बिल्कुल उसके अंदर क्या होता था, सेंटर में सिर्फ बॉडी अलग अलग होती थी, सर्वेक्स तो एक ही होता था। इसके अंदर सर्वेक्स भी दोनों में डिफरेंट है। तो दिस शेप इज नोन एज यूट्रस डायडेल्फिस. This is when the uterus has two inner cavities. Each cavity leads to its own cervix, and in some cases there may also be two vaginas. It is uncommon, affecting about 1 in 350 women. It is possible to conceive if you have this type of abnormality and have a straightforward pregnancy. अब इसके अंदर भी conceive या उसमें miscarriages के chances नहीं होते हैं। बस ये है कि इसके अंदर दो हमारे पास cervix हैं, दो ही body अलग अलग, ये बीच में unite नहीं करे, जिस तरह पीछे हमारे पास unite कर लेते हैं। Imperforate hymen क्या होता है? We see blood collection in the vagina and it is called the hematocorpus, and if blood collection fills the fundus of the uterus and the vagina, it is called hematocorpus. अच्छा, hematometra क्या होता है? There is a blood filling in the uterine cavity due to outlet obstruction. सर्वाइकल CA, सर्विक्स के अंदर CA है, डेट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यूट्राइन कैविटी के अंदर ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, डेट इज नोन एज हेमेटोमेट्रा एंड डेट इज ड्यू टू द CA, ठीक है। कैंसर है सर्विक्स में जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुई और यूट्राइन कैविटी के अंदर ब्लड अक्यूमुलेट हुई। फाइब्रॉइड्स बड़े ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा नजर आते हैं। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स आर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूट्रस विच आर फॉर्म्ड इन द यूट्रस बाय स्मूथ मसल। अब अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन उनको डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। सब सिरोजल जगह पे होंगे, इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोजल, पॉलीपॉइडल एंड पेडेंकुलेटेड। ये इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, बस इधर से नेम याद करो और इनकी लोकेशन याद कर लो। पॉलीपॉइडल, पॉलीपॉइड जिस तरह होता है ये अंदर होंगे, इंट्राम्यूरल यहाँ पे, सब मिकोजल, सब सिरोजल, और जो पेडिकुलेंटेड ये जो है ना ये बाहर की तरफ को आउटर मोस्ट होंगे, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड। ये हमें इस तरह करके बिनाइन ट्यूमर सा एक नज़र आ रहा है। फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ये ज़्यादातर मस्कुलर होते हैं, मसल जो हमारी लेयर है उसके अंदर नजर आएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लेना, सिर्फ आपसे पूछे जाए अगर तो। दो हमारे पास स्लाइड देखिए और देखिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज मल्टीनोड्यूलर फाइब्रॉइड, व्हाट इज डीजनरेटिव फाइब्रॉइड, एंड व्हाट आर द अल्ट्रासोनोग्राफिक फीचर्स ऑफ द फाइब्रॉइड। ये इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड पे कैसे नजर आएंगे। दे आर वेल डिमार्केटेड, हमें प्रॉपर एक मैस अपीयरेंस नजर आएगी, मैस इफेक्ट होगा, एसिमेट्री ऑफ द यूट्रस यूजुअली हाइपोइक्विक ड्यू टू मायोमेट्रियल ओरिजिन एंड इट गिव्स एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है? दोनों साइड्स पे हमें शेडोज नजर आएंगे, एजेस पे, नीचे की तरफ, पूरा शेडो नहीं, एजेस पे, ठीक है। तो दिस इज एज इफेक्ट, जो कि हमारे ज्यादातर मैथ्स के उसमें होते हैं, मैसेज में, ठीक है। आज का लेक्चर कंप्लीट। आप कोशिश, अब चलते हैं उधर अपना थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर। थोड़ी सी और तो नहीं किसी ने आना ना, बस ये थोड़ी सी हम लोग उसके ऊपर निबॉलॉजीज और 15 मिनट जो हमारे रह गए हैं उसके ऊपर हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। बाकी आप जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लोगों की डोजेस कब तक कंप्लीट होंगी? जुलाई तक। क्या चीज? जुलाई तक मैम होगी। अभी फर्स्ट डोज हुई है, नेक्स्ट डोज जुलाई तक है। कोशिश करो जल्दी जल्दी लगवाओ। जिन्होंने नहीं लगवाए, क्योंकि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं, तो अपनी डोज कंप्लीट करो और वापस आओ, ठीक है। और आपका नाम क्या था? अहमद। अहमद, ऊपर जाके ना जो हमारा अल्ट्रासाउंड जहाँ पर मशीन पड़ी हुई है, इसी रूम के बिल्कुल ऊपर जाओ, वहाँ पे फारूक भाई वगैरह पर बैठे होंगे,
उससे अगला जो रूम है ना, लास्ट वाला रूम जो है, उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन है। इधर फारूक भाई वो बैठे होंगे, उनको कहना मिस अरफा कह रही है मैं 5 मिनट में ऊपर आ रही हूँ और मशीन ऑन करूँगी, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने इंटर्नशिप वगैरह की है अल्ट्रासाउंड में? करनी है अभी? कहाँ? मैम किसी से कहिएगा कि वीडियोस बना लो कि हमें शेयर करते हैं हम ऑनलाइन। अपॉलॉजीज आप बतानी है, आप लोग आ जाओ वापस, आप लोगों को भी करवा दूंगी। इस तरह वीडियो पे आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आएगी। एक चीज़ जो लाइव चीज़ होती है वो कुछ और होती है, और जो आप खुद करोगे वो चीज़ और होती है। मैम हमारी डोजेस तो भी जुलाई तक होगी ना, तो कोई बात नहीं, इस वक्त आ जाना, देख लेंगे उस टाइम भी। बट आप लोग अपनी जो है ना कोशिश करो जल्दी कंप्लीट करवाओ, उसके बगैर नहीं आना यहाँ पे। मैम वैक्सीन लगवाना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है अगर आपने यूनिवर्सिटी वापस आना है। आप मेरा ख्याल वो हो गए जिसमें एक ही डोज लगवाई। मैम मैं खुद जो कोविड का शिकार रहा हूँ, अब बिल्कुल कोविड नहीं है यहाँ पे, मुझे पता है सब फिर आपको वैक्सीनेशन तो लगवानी है ना। आप पता है यूनिवर्सिटी ने कितना कंपल्सरी कर दिया हुआ है कि आपका पोर्टल वगैरह सब बंद हो जाना है अगर आपने विद इन 2 मतलब ये डोजेस में नहीं लगवाई तो। फारूक भाई थे? ठीक है, चलें ठीक है, फिर ऊपर चलते हैं ऊपर। आप लोग पहुँचो, मैं ये लेक्चर यहाँ से वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का तो नहीं कोई? आप लोग अपनी डोज कंप्लीट करो, अगर वाकई आना है वापस और प्रैक्टिकल्स करने और एग्जाम्स देने हैं तो फिर, क्योंकि अगर पोर्टल ब्लॉक हो गया तो एग्जाम भी नहीं आपको देने देंगे, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज दैट इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी अब कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो अब लगवा के और अपनी सर्टिफिकेशंस लेके आओ ताकि यहाँ पे शो करो। जिनका कोई मसला है कि वो अंडर 18, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल आई है कि वो अंडर 18 है, उनको नहीं लग सकता, तो वो क्या करेंगे, अपने जो जिसके साथ भी रह रहे हैं उनका हमें शो करें वैक्सीनेशन जिनके साथ भी रह रहे हैं वो, ठीक है। पेरेंट्स का या जिसका भी, एटलीस्ट हमें पता हो कि वो जिस जगह रह रहे हैं वो सारे उनको वैक्सीनेशन लगी हुई है। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज हैं सारी, ठीक है बेटा। मैम मिड्स कब से हैं? 21 से। 21 मैम ऑनलाइन होंगे ऑन कैंपस होंगे? मैम 21 जुलाई। 1 जुलाई, जुलाई नहीं, ये कौन सा महीना है? हाँ बस ये ऑनलाइन। मैम मैं प्रैक्टिकल लेने जा रही हूँ ऊपर, जहाँ पे मशीन पड़ी हुई है ना, उधर बाकी क्लास कर। मैम मिड्स ऑनलाइन होंगे? मिड पहले कह रहे थे ऑनलाइन लेने का, लेकिन अब सर ने जो है सख्ती से कह दिया हुआ है कि जो है आप लोगों की जो है अब ऑन कैंपस होगा और विद वैक्सीनेशन जो है ऑन कैंपस ही लिया जाएगा। जिनकी वैक्सीनेशन भी नहीं होगी, एग्जाम शायद फर्स्ट डोज वाला जिनकी पहली डोज लगी होगी और थोड़ा टाइम होगा उसमें कि 15-20 दिन हो गए, उनको शायद बैठने दें, वरना मिड्स भी नहीं होंगे, उनके मिड्स भी नहीं लिए जाएंगे 0%। मैम मिस कुर्रत तो कह रही थी 28 से स्टार्ट है। अभी तक कुछ पता नहीं, 21 को हमें हमारे पास डेट शीट आई है 21, ठीक है। तो वो उस वक्त तक अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाओ, फर्स्ट डोज कंप्लीट करवाओ, फर्स्ट डोज को भी 10-15 दिन गुजार लो ताकि आप एटलीस्ट वहाँ एग्जाम देने वाले बन जाओ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम अगर नहीं होंगे तो वो आपको बैठने नहीं देंगे। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स का आया कि आपका पोर्टल भी ब्लॉक हो जाना है, ठीक है। तो आप अपना वैक्सीनेशन लगवा के उस जिनकी अभी फर्स्ट डोज ही हुई है 21 तक फर्स्ट डोज ही होगी, तो इतने डेज हो चुके होंगे कि हम उनका सर्टिफिकेट जो उनका कार्ड देते हैं ना फर्स्ट डोज के बाद, वो कार्ड देख के जो है इनको बैठने तो देना एग्जाम के लिए, अदरवाइज वो एग्जाम भी नहीं और उसके बाद रीटेक भी नहीं होना, ठीक है। तो अपना एटलीस्ट मिड के मार्क्स बचा लो, 20% है, 0 लग गया तो फिर चिखोगे तो। चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करवाने जा रही हूँ। मैम ये तो जबरदस्ती लगवा रहे हैं, जो नहीं लगवाना चाह रहे मैम इनके साइड इफेक्ट भी शो हो रहे हैं, जो एजेड हैं 60+ उनको लगे हुए हैं। क्या साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये जो है ना मैम ऐसे मिथ्स बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है। बॉडी एचेस तो सबको ही होता है थोड़ा सा मैम, वैक्सीन का वो तो होता ही होता है, कौन सी बात। खराब हो
होती है, हर 1-2 दिन आप छोटे बच्चों को भी जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं, ठीक है, उनको भी बच्चों को बुखार चढ़ जाता है। वैक्सीनेशन के तो वैसे इस तरह के तो होते ही हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैम एस्थमा और फ्लू की इससे ज्यादा डेंजरस है, लोग वो लगवा लेते हैं इस्लामाबाद से हर 6 मंथ बाद। ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, आप जो है ना लगवाओ इसको। लगवाना नहीं चाह रहे का कोई मतलब नहीं है, आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट और इस तरह की फजूल बातें मत किया, ठीक है। चलो ओके, फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ और मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए जा रही हूँ। टेक केयर।